हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने देखा था माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और उसको अच्छे से समझा था। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। स्टोरी को अच्छे से समझने से बच्चों हम लोगों को ये होता है कि जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो हमें बहुत ही इजी लगता है क्वेश्चन आंसर करना। तो अगर आपने नहीं देखा है, नहीं समझा है अच्छा से, तो आप एक बार प्लीज उस वीडियो को देख करके उसे अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर पे आइए, है ना। जब हम फ्रेश एकदम देखते हैं वीडियो को, स्टोरी को समझते हैं, उसके जस्ट बाद अगर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1, विच टू बुक्स इंस्पायर्ड गांधी जी अ लॉट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। कौन सी वो दो किताबें थी जिसने गांधी जी को उनके बचपन में इंस्पायर्ड कर दिया था, यानी उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे, इंस्पायर्ड हो गए थे, है ना। तो वो दो बुक थी सर्वनाश पितृभक्ति नाटका, यानी श्रवण कुमार की जो पितृभक्ति, उनको अपने माता पिता के प्रति जो वो डिवोटेड रहते थे, समर्पित रहते थे, जितना प्यार करते थे अपने माता पिता को, तो उनकी ही जो ये किताब थी एक सर्वनाश पितृभक्ति, उनके ऊपर ही ये बुक लिखी गई थी। तो इस बुक से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे। और दूसरी बुक थी हरिश्चंद्र, जिसमें सिर्फ सत्य बोलने पर जोर दिया गया था, हरिश्चंद्र के बारे में बताया गया था। तो ये दो बुक से वो महात्मा गांधी जी जो थे अपने बचपन में बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। Pick out the extract from the text which tells that गांधी जी was punctual। पंक्चुअल का मतलब होता है हमेशा टाइम पे किसी भी चीज को करने वाला। कहीं भी जैसे स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, तो आप टाइम पे पहुंचते हैं हमेशा, उसको कहते हैं पंक्चुअल, अपने समय का पक्का होना। तो वो कौन सा एक्सट्रैक्ट है, टेक्स्ट है जो आपको बताता है कि गांधी जी जो थे वो बहुत ही पंक्चुअल थे, यानी समय के बहुत ही पक्के थे। तो जो स्टोरी है, स्टोरी में से ही हम लोगों को ढूंढ करके लिखना है। तो देखिए, टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर्स एंड टू रन बैक होम एज सुन एज द स्कूल क्लोज्ड, दैट वाज माय डेली हैबिट। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है ये हमें पता चलता है देख करके कि गांधी जी जो थे बहुत ही पंक्चुअल थे, क्योंकि वो स्कूल अपना स्ट्रोक आवर में जो पढ़ाई लिखाई करने का टाइम होता है, कोई भी काम करने का वर्किंग आवर होता है, उसमें स्कूल में वो काम किया करते थे। और उसके बाद जैसे ही स्कूल ऑफ हो जाता था वो फटाक से घर सीधा चले जाते थे। ऐसा नहीं है कि टहल रहे हैं या दोस्तों से बात करते हुए जा रहे हैं, नहीं, वो क्विकली एकदम चले जाते थे। ठीक है, और ये उनका डेली का रूटीन था। तो इससे पता चलता है कि वो पंक्चुअल थे बहुत ज्यादा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। व्हाई डिड गांधी जी डिसलाइक गेम्स एंड जिम्नास्टिक्स। गांधी जी को क्यों गेम्स जो स्पोर्ट्स थे वो और जिम्नास्टिक्स, जिम वगैरह जो थे वो पसंद नहीं थे। ठीक है, क्या कारण था। गांधी जी डिसलाइक्ड गेम्स एंड जिम्नास्टिक्स because he had false notion that games and gymnastics had nothing to do with education। क्योंकि गांधी जी के अंदर एक गलत विचार आ गया था, एक गलत धारणा बैठ गई थी कि स्पोर्ट्स जो गेम्स हैं वो और जिम्नास्टिक जो है, यानी जिम करते हैं जो हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, वो तो ये दोनों चीज का एजुकेशन से कोई भी संबंध नहीं है, शिक्षा में इनका कोई भी महत्व नहीं है। ये गलत धारणा गांधी जी के मन में बैठी हुई थी, और जिस धारणा के कारण गांधी जी स्पोर्ट्स गेम और जिम्नास्टिक को कभी भी पसंद नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर देखिए बच्चों। व्हाट मेड गांधी जी फील ashamed ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग हिज विजिट टू साउथ अफ्रीका। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो किस चीज को देख करके उन्हें अपने आप में गिल्टी फील हो रही थी, बहुत शर्म महसूस हो रहा था। वो क्या चीज थी जिसे देख करके उन्हें बहुत ही शर्म सा, शाई महसूस हो रहा था, शेम महसूस हो रहा था। गांधी जी यूज्ड टू बिलीव दैट गुड हैंडराइटिंग हैज नथिंग टू टेक विथ एजुकेशन। एक गलत धारणा और थी गांधी जी के मन में कि एक अच्छी हैंडराइटिंग, हमारी जो सुंदर लिखावट होती है, उसका एजुकेशन से क्या संबंध। हम लिखेंगे
अगर किसी भी आंसर को तो अच्छे से राइटिंग में लिखे, चाहे जैसे स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, राइटिंग कैसी भी रहे, मार्क्स तो फुल मिल ही जाएगा। तो हम मार्क्स लाने के लिए तो भाई हम कोई भी हैंडराइटिंग लिख देते हैं, मार्क्स मिल जाता है हमें, तो कोई भी लेना देना एजुकेशन के साथ नहीं है, ऐसा सोचते थे। लेकिन ड्यूरिंग हिज विजिट टू साउथ अफ्रीका ही सॉ द ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग ऑफ लॉयर्स एंड यंग मैन एंड ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। लेकिन जब वो साउथ अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका, वहां पे उन्होंने देखा कि वहां के जो एडवोकेट थे, लॉयर लोग थे और काफी जो क्लाइंट्स भी थे जो यंग थे, तो इन लोगों की जो हैंडराइटिंग थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुंदर थी। और जब गांधी जी ने उसे देखा तो अपने आप में इन्हें शर्म सा महसूस हुआ और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि हैंडराइटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन का। हैंडराइटिंग जो है वही हमें दर्शाता है कि हम जो है वो पूरी तरह से एक परफेक्ट एजुकेशन ले चुके हैं, है ना। और अगर हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो वो इम्परफेक्ट एजुकेशन है, यानी फिर अच्छे से हमने एजुकेशन नहीं ली। एक पार्ट है, एक मिरर है जिससे हमारा पूरा सब कुछ पता चल जाता है। आप लाख नॉलेजेबल हो, आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो, लेकिन अगर समाज में आपको किसी ने एक लाइन लिखने के लिए दे दिया या कोई चीज बोला कि इसे थोड़ा सा लिख करके दिखाओ, या बड़े बुजुर्ग ही हमारे होते हैं बोल देते हैं कभी एप्लीकेशन लिख दो मेरे लिए या कुछ भी, और आपने लिख दिया गंदे हैंडराइटिंग में, तो फिर समझ जाइए कि आपका पूरा जो भी नॉलेज है वो बेकार। लोग यही बोलेंगे बेकार है, पढ़ने में एकदम नहीं इसे कुछ आता है। तो इसलिए गुड हैंड राइटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मिरर है, वो हमारे एजुकेशन को दर्शाता है। 5th नंबर पे आ जाओ बच्चों। वाई डिड गांधी जी स्टील गर्ल फ्रॉम हिज ब्रदर्स आमलेट? गांधी जी जो थे उन्होंने अपने भाई के आमलेट से गोल्ड क्यों चोरी किया था? बहुत इजी है, क्योंकि उनके ऊपर 25 रुपया का कर्ज था और उस कर्ज को क्लियर करने के लिए, डेप्थ को क्लियर करने के लिए उन्होंने चोरी की थी। ही स्टोल गर्ल फ्रॉम हिज ब्रदर्स आमलेट टू क्लियर हिज डेप्थ ऑफ अबाउट 25 रुपीज। बहुत इजी है, तो हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया है। 6th नंबर पे आ जाओ बच्चों। Why did he confess his guilt to his father? How did he make the confession? गांधी जी ने क्यों कन्फेस किया था अपने फादर के सामने, क्यों एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने चोरी की है, और कैसे किया था, किस फॉर्म में किया था, क्या वर्बली सामने से बोला था या रिटन में दिया था, वो हमें बताना है। He confessed his guilt to his father because it was difficult for him to bear the pain. यानी उन्हें जो दर्द महसूस हो रहा था उसको सहन करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने कन्फेस करने का फैसला किया था कि अपने पिता को सब कुछ बता देंगे। अब कैसे किया था? He made the confession by writing a note to his father. उन्होंने एक नोट लिखा था, एक लेटर लिखा था अपने फादर को। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमारे हो गए कंप्लीट। 7th नंबर देखो बच्चों। व्हाट अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज द प्योरेस्ट टाइप ऑफ रिपेंटेंस? रिपेंटेंस का मतलब होता है पश्चाताप। तो एक प्योर पश्चाताप हम किसे कहते हैं? क्या सिर्फ सॉरी कह देना या गलती हो गई इसे हम पश्चाताप कहते हैं, प्योर रिपेंटेंस कहते हैं? रिपेंटेंस नहीं। A clean confession combined with a promise never to commit the sin again is the purest type of repentance. है ना? जो एक क्लीन कन्फेशन होता है, यानी आप अपनी गलती मानते हैं और उसके साथ ही साथ आप प्रॉमिस भी करते हैं कि आगे उस तरीके की गलती या कोई भी पाप गलती नहीं करोगे, वो जो होता है वो प्योरेस्ट टाइप ऑफ रिपेंटेंस होता है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कह देने से हो जाता है कि हाँ हमने गलती की है, आगे से हम नहीं करेंगे उसके लिए एक प्रॉमिस करना, ये जो है आपका प्योर जो होता है, ये पश्चाताप होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने 6 और 7 कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि हॉट्स है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, 8 नंबर देखो बच्चों। एक्सप्लेन He who is truthful will do no evil. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक्सप्लेन करना है कि he who is truthful, यानी जो कि हमेशा सत्य कहता है, जो ट्रूथफुल रहता है, झूठ नहीं बोलता, will do no evil, वो कभी भी कोई भी बुरे काम नहीं करता। evil मतलब बुरा काम, तो कोई भी बुरा काम नहीं करता है। ऑब्वियसली
जो हमेशा सच बोलेगा वो बुरा काम कैसे करेगा? वो 2-3 बार सोच लेता है कोई भी गलत काम करने से पहले, और वो करता ही नहीं कोई भी गलत काम। He who is truthful will do no evil, as a truthful person knows the value of being truthful. He thinks twice before doing something bad to others. तो जो भी ऐसा बंदा होता है जो कि हमेशा सच बोलता है, उसे सच बोलने की, ट्रूथफुल की वैल्यू अच्छे से समझ में आती है। उसे पता है सच बोलना कितना साहस का काम होता है और कितना अच्छा काम होता है, तो वो उसकी वैल्यू को समझता है। और जब वो कभी भी कुछ करने जाता है उससे पहले 2-3 बार सोच लेता है। ठीक है। 9 नंबर देखो बच्चों, कन्फेसिंग वंस मिस्टेक टू वंस पेरेंट्स नीड ग्रेट मेंटल स्ट्रेंथ। वुड यू डिस्क्राइब गांधी जी एज अ ब्रेव बॉय? यस, कहता है कि कन्फेशन करना, अपनी गलती को मान लेना किसी के पेरेंट के सामने, उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। यानी मानसिक रूप से हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। हम तैयार होते हैं कि हाँ भाई हम अब कर सकते हैं ऐसा, तभी हम कर पाते हैं, नहीं तो कहाँ कर पाते हैं। सारे बच्चे, आप लोग में से भी बहुत लोग होते होंगे छोटा छोटा कुछ काम ऐसा करते होंगे और अपने पेरेंट्स से आप लोग नहीं बताते होंगे, क्योंकि आपके अंदर साहस नहीं है, आपको डर लगता है पेरेंट डांटेंगे मारेंगे तो छोड़ देते हैं, नहीं बताते हैं। तो बताने के लिए, कन्फेस करने के लिए, अपनी गलती को मानने के लिए हमारे अंदर बहुत ही मेंटली स्ट्रेंथ हम लोग को अपने अंदर लाना होगा, मेंटली प्रिपेयर होना होगा, स्ट्रांग होना होगा। तो गांधी जी ने जो कन्फेशन किया था अपने पिता के सामने, क्या वो एक ब्रेव बॉय थे? उनको हम एक बहादुर बच्चा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। यस, गांधी जी वॉज ए ब्रेव बॉय एज ही कन्फेस्ड हिज मिस्टेक टू हिज फादर। He knew that his father would be angry. उनको पता था कि उनके पिता बहुत गुस्सा होंगे, and might give him punishment also, और उनको पनिशमेंट भी देंगे। But still he confessed what he had done. लेकिन फिर भी उन्होंने कन्फेस किया अपनी गलती को, तो वो एक बहुत ही बहादुर बच्चा थे, है ना? क्योंकि बहुत ही हमें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, और अगर कोई मेंटली स्ट्रांग हो गया है किसी भी चीज के लिए तो वो ऑब्वियसली ब्रेव ही होगा। ठीक है, तो हॉट्स हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है बच्चों। वैल्यूज में आ जाओ बच्चों। वैल्यूज में ए नंबर देखो, एवरी इंसिडेंट ऑफ गांधी जी लाइफ टॉट हिम समथिंग। गांधी जी के लाइफ में जो भी घटनाएं घटी थी और उस घटना ने गांधी जी को कुछ न कुछ सिखा दिया था। गिवन बिलो आर सम इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज लाइफ। नीचे में कुछ इंसिडेंट्स दिए गए हैं, कुछ घटनाएं दी गई हैं उनके लाइफ से। रीड दिस इंसिडेंट्स एंड राइट द वैल्यूज दैट गांधी जी इम्बाइटेड फ्रॉम देम, है ना? गांधी जी ने इनसे क्या सीखा, ये जो घटनाएं घटी थी। तो ये बॉक्स में देखिए बच्चों, एक तरफ इंसिडेंट जो भी घटनाएं घटी थी वो दी गई है, और वैल्यूज इम्बाइटेड यानी गांधी जी ने उससे क्या शिक्षा ली, क्या सीखा, क्या क्वालिटी गांधी जी की थी इन सब से सीखने की, वो हमें यहाँ पे लिखना है, फिल करना है। फर्स्ट देखिए, he saw the picture of Sarvanas carrying his parents on pilgrimage. श्रवण कुमार को उन्होंने देखा कि टोकरी में अपने मम्मी पापा को वो लेकर के तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। तो इससे, इस घटना से उन्होंने क्या सीखा? बी डिवोटेड टू योर पेरेंट्स। तो हमें अपने पेरेंट्स के प्रति डिवोटेड रहना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए। ठीक है। ही रीड द प्ले हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नाम का जो प्ले उन्होंने पढ़ा था, उससे क्या शिक्षा मिलती है? वन शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। किसी भी इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। थर्ड नंबर देखिए, हिज हेडमास्टर कन्विक्टेड हिम ऑफ लाइंग, है ना? कि हेडमास्टर जो थे उन्हें पकड़ लिया था झूठ बोलते हुए। तो उससे क्या उन्होंने सीखा? डोंट बी अफ्रेड एंड एडमिट योर मिस्टेक्स ऑनेस्टली। आपको डरना नहीं है और अपनी गलती को एडमिट करना है, उसे मानना है। ठीक है। फोर्थ नंबर देखो बच्चों, ही ऑब्जर्व द गुड हैंड राइटिंग ऑफ पीपल इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में उन्होंने गुड हैंड राइटिंग देखी थी लोगों की, उससे उन्होंने क्या सीखा था और क्या सोचा? हैंड राइटिंग इज अ मिरर टू वंस पर्सनैलिटी।
हैंडराइटिंग जो है वो किसी भी इंसान की एक पर्सनालिटी का मिरर है, उसी से पता चल जाता है कि कितना एजुकेटेड है इंसान। ठीक है। 5th नंबर, he stole gold and confessed it to his father। उन्होंने गोल्ड चोरी किया था लेकिन अपने मिस्टेक को कन्फेस कर लिया था अपने पिता के सामने। तो इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है? ऑलवेज शेयर योर प्रॉब्लम्स विथ योर पेरेंट्स। हमें अपने किसी भी प्रॉब्लम को अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए, ना कि खुद से कुछ सोच करके हमें चोरी कर लेना चाहिए या कुछ गलत काम करना चाहिए। तो ये हमें देखना चाहिए। ठीक है। बी नंबर देखो बच्चों, वैल्यूज में वी बिकम द बुक्स वी रीड। हाउ फार इज रीडिंग गुड बुक्स इंस्ट्रूमेंटल इन बिल्डिंग गुड कैरेक्टर? डिस्कस। बहुत इजी है। वी बिकम द बुक्स वी रीड, यानी जो भी किताबें हम पढ़ते हैं हम वही बन जाते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि जैसी बुक हम पढ़ते हैं वैसा ही व्यवहार और वैसे कुछ हैबिट्स हमारे अंदर आने लगते हैं। और अगर हम अच्छी बुक पढ़ेंगे तो अच्छे हैबिट्स आएंगे, अगर खराब बुक पढ़ेंगे तो खराब हैबिट्स आएंगे। तो इसीलिए बुक्स वैसे कभी भी खराब नहीं होती है। हम लोग देखते हैं कि बुक्स हमेशा हमें नॉलेज ही देती है। लेकिन बुक्स में भी कई कैटेगरी हैं, जैसे अगर आप कॉमिक्स वगैरह चंपक ये सब पढ़ रहे हैं तो वो भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ही देगा, लेकिन उन सभी को थोड़ा कम पढ़ना चाहिए। अच्छी अच्छी बुक है, नॉवेल्स है, फिक्शन है और कई प्ले हैं जिनको आप पढ़ के कुछ उससे एजुकेशन नॉलेजेबल चीज आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही था, हमने देखा स्टोरी में कि सर्वनाश पितृभक्ति और हरिश्चंद्र, ये दो जो प्ले था इसको पढ़ के गांधी जी इंस्पायर्ड हो गए थे और उसी से उन्होंने सत्य बोलने का जो फैसला किया था कि हमेशा सत्य कहना चाहिए और अपने माता पिता के प्रति डिवोटेड रहना चाहिए। तो वी बिकम द बुक्स वी रीड, इट इज अ ट्रू एज रीडिंग बुक गुड बुक्स builds a good character and teaches us good values. They leave a permanent impression on our mind and it is rightly said that books are food for the mind and joy for the soul. इसीलिए कहा गया है कि जो बुक्स है वो हमारे दिमाग के लिए खाने की तरह है, जिसे हम जितना देंगे अपने माइंड को वो उतना शार्प और उतना तेज वाइज बनेगा। एंड जॉय फॉर द सोल, और हमारा जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसके लिए एक जॉयफुल ऑब्जेक्ट है ना। यानी हम जब पढ़ते हैं अच्छी बुक को तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा है, वो एंजॉय प्लेजर महसूस करता है, रिलैक्स महसूस करता है। तो इसलिए अच्छी किताबें जो है हमारे अंदर एक अच्छे कैरेक्टर का निर्माण करती है। तो हमें अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों आज ये हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है। नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तक बाय बाय।